जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। आज प्रकाश पब्लिकेशन में लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हम चर्चा क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच पर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। मतलब वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो स्टेटमेंट है उसको प्रभावशाली बनाते हैं ओवर स्टेटमेंट, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे प्रभावशाली बनाने के लिए ओवर स्टेटमेंट किया जाता है? हाइपरबोल, ओनोमेटोपिया, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन। तो सही ऑप्शन है हाइपरबोल। हाइपरबोल अब इनकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा इसकी इस प्रकार है, थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और स्मॉलर। वस्तुएं दिखाई जाती हैं महान या छोटी, बेटर और वर्स, अच्छी या बुरी, देन दे रियली आर। जो वास्तविकता होती है उससे या तो अच्छी दिखाई जाती हैं या खराब, या तो बड़ी दिखाई जाती हैं या छोटी, लेकिन वास्तविकता से छोटी बड़ी, अच्छी खराब, तो उसे ही हाइपरबोल कहते हैं। और ये किया किस लिए जाता है? किया जाता है ये प्रभावशाली बनाने के लिए। तो थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। तो हाइपरबोल सही है। कुछ एग्जाम्पल और भी हैं हाइपरबोल के। सी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब वो ऐसे रोई कि समुद्र, आंसू नहीं समुद्र के आंसू रोए। दूसरा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन दी बैटल, खून की नदियां बह गई युद्ध में। अतिशयोक्ति हाइपरबोल। तीसरा एग्जांपल, व्हाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील विद टीयर्स। व्हाई मैन, अरे क्यों मनुष्य, इफ द रिवर वर ड्राई, यदि नदी सूख गई है, आई एम एबल टू फील विद टीयर्स, तो मैं उसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की गई। नेक्स्ट है एग्जांपल हैमलेट। Hamlet, thou hast cleft my heart in twain। ये भी हाइपरबोल है। Hamlet, thou hast cleft my heart in twain। अरे तुम्हारे पास क्लेफ्ट है मेरा हृदय, ट्वेन, मतलब तुम्हारे पास मेरा हृदय फंसा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास मेरा हृदय बंदी है। क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, दोनों रूपों से। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइपरबोल का, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। सारे अरबिया के परफ्यूम भी मेरे इस हाथ को स्वीटन मतलब महका नहीं सकते। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये अतिशयोक्ति ही है, मतलब महक तो आएगी ही जब आप परफ्यूम का एग्जांपल, लेकिन कह रहा है कि सारे परफ्यूम जो ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। नेक्स्ट है एग्जांपल, इज दिस द फेस, क्या यह हाथ है, दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स, जो थाउजेंड शिप्स, जो हजारों हाथों को लॉन्च कर चुका है। क्या ये फेस है, क्या ये चेहरा है जो हजारों शिप्स को लॉन्च कर रहा है, देख रहा है? तो हजारों शिप्स को एक बार में देखना असंभव है, इसीलिए हाइपरबोल है। नेक्स्ट एग्जांपल, and burned the topless towers of Ilium, and burned the topless towers of Ilium। Next example, I loved Ophelia 40,000 brothers। मैं प्यार करता हूँ ओफेलिया को 40,000 भाइयों की तरह। I loved Ophelia 40,000 brothers। जितना 40,000 भाई प्रेम नहीं कर सकते, उतना मैं ओफेलिया को प्यार करता हूँ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, तो ये तो हाइपरबोल था। अब ओनोमेटोपिया क्या है? ओनोमेटोपिया जो होता है, इसमें दूसरा जो ऑप्शन आया है, ओनोमेटोपिया का मतलब होता है, ओनोमेटोपिया इज ए लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक डिवाइस है, इन विच द साउंड सजेस्ट, ये आवाज को सजेस्ट करता है, इट्स मीनिंग। ओनोमेटोपिया इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग्स एज आई बेबल ऑन दी पेबल्स। एग्जाम्पल जैसे एक है, आई बेबल, BABBLE, आई बेबल ऑन दी पेबल्स, बीच हम। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द सेम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल्स वाज हियर ड्राउन्ड बाय द टिटरिंग ऑफ द क्लास। और लास्ट एग्जाम्पल, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो ये ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल हुए। तीसरा जो इसमें दिया गया है, एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी की डिफिनेशन ये बताई गई है कि एपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which there is direct address to the dead or to the absent। मतलब एपोस्ट्रॉफी में वह अलंकार है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है मृतक व्यक्तियों को या जो अब्सेंट है उनको। एपोस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द अब्सेंट। तो एग्जाम्पल है जैसे लिबर्टी, अब आजादी, लिबर्टी एपोस्ट्रॉफी का मार्ग भी है। तो लिबर्टी आया है, तो लिबर्टी को किसने देखा, लेकिन ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से हो। लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर, डेथ कम सून, मृत्यु जल्दी आओ, ऐसा कह रहे हैं जैसे सजीव जैसे हो, लेकिन है मृत्यु, दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिल्टन, थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन, थाउ सोल्डेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये पीवी शैली की लाइन है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसमें भी एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट, सॉलिट्यूड, वेयर आर दे चार्ज, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड अब दिखा रहे हैं, सॉलिट्यूड एक ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे जिंदा हो, वेयर आर दे चार्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माइटी सीजर, डोस्ट, थाउ लाई सो लो। नेक्स्ट है लाइफ, आई नो नॉट व्हाट थाउ आर्ट, देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल, लाइफ अरे जीवन, आई नो मैं जानता हूं, नॉट व्हाट थाउ आर्ट तुम्हारी कला मैं जानता नहीं हूं क्या। नेक्स्ट है ओ ग्रेव, अरे धैर्य, वेयर इज थाई विक्ट्री तुम्हारी कहां विजय है धैर्य, ये भी एग्जाम्पल एपोस्ट्रॉफी का है। ओ ग्रेव, वेयर इज थाई विक्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ जजमेंट, अरे न्याय, थाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश बीन्स, ब्रिटिश बीस्ट्स। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर दी चार्म्स, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट सेज हैव सीन इन दी फेस। नेक्स्ट है फ्रेलिटी, थाई नेम इज वुमन, ये भी एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ फेम, ओ फेम, अरे यस, अब यस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया। इफ आई एवर टूक डिलाइट इन थाई प्रेज, ओ फेम, इफ आई एवर टूक डिलाइट इन थाई प्रेजेज। तो ये तो एपोस्ट्रॉफी ओनोमेटोपिया। अगला है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन देखिएगा। ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which two opposite qualities are added to the same thing। मतलब ऑक्सीमोरन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू अपोजिट क्वालिटी, मतलब दो विरोधी क्वालिटी जो है वो एडेड की जाती है सेम थिंग, एक ही साथ में। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कितना सुंदर एग्जांपल है। दूसरा है
ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। तीसरा है वाई देन ओ ब्रेवलिंग लव, ओ लविंग है, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम falsely true, his honor rooted in dishonor stood, his honor rooted in dishonor stood। अब देखो ऑनर भी आया, डिसऑनर स्टूड, ये दोनों एक साथ, एंड फेथ अनफेथफुली केप्ट हिम falsely true। नेक्स्ट एग्जांपल, सो इनोसेंट आर्क सो कनिंगली सिंपल, इतना इनोसेंट आर्क, कितना निर्दोष यानी कितना सज्जन आर्क है, और कितना कनिंगली सिंपल, और कितनी चतुराई भी कितनी सिंपल है। देखो एक साथ दोनों एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल, सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूएल्टी ऑफ द सर्जियंस नाइफ। तो ये ऑक्सीमोरन के, तो ये चार हुई हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है हाइपरबोल। नेक्स्ट एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ओनोमैटोपिया। अब चार स्टेटमेंट हम बताएंगे, उनमें से तुम्हें बताना है किसमें ओनोमैटोपिया। पहला है आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मैं सुनता हूं वाटर की लैपिंग ऑन द क्रैक। दूसरा एग्जांपल है रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तीसरा है सेंटेंस, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। और चौथा है ओ हैमलेट थाउ हैज क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन, ओ हैमलेट थाउ हैज क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन। तो पहला वाला एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं सुनता हूं वाटर की लैपिंग, यही तो सही है, क्योंकि इसमें ओनोमैटोपिया की आवाज ही तो बताई जाती है, ओनोमैटोपिया में आवाज ही तो बताई जाती है, और क्या किया जाता है, और आवाज पानी की वाटर लैपिंग मिल रही है, तो यही है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसमें क्या है, जो बदला होता है काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इसमें जो है एपोस्ट्रोफी, और ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, इसमें ऑक्सीमोरन है, इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइज और फुल एक साथ आ रहे हैं, और हमने आपको बताया था टू अपोजिट क्वालिटीज प्लेस्ड इन सेम क्वालिटी, मतलब एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, दो अपोजिट क्वालिटी, वहां पे ऑक्सीमोरन होता है। और तीसरा तो अभी अभी हमने बताया, ओ हैमलेट थाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, इसमें क्या है, हाइपरबोल का ये एग्जांपल है। तो इस तरीके से क्या चारों हमने बता दिए। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमैटोपिया, मतलब कौन सा इसमें शब्द, चार हम ऑप्शन देंगे, इसमें कौन सा शब्द ओनोमैटोपिक है, मर्मरिंग, ट्रेमलिंग, चार्मिंग, ग्लोरियस। ट्रेमलिंग माने कांपना, तो इसमें कोई आवाज तो आ नहीं रही, साउंड आ नहीं। चार्मिंग माने मतलब आकर्षित होना, इसमें भी कोई आवाज नहीं आ रही है। ग्लोरियस साउंड, शानदार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मर्मरिंग यानी भनभनाना, तो यही सही है, तीसरे का ए मर्मरिंग सही है। अगला है एलिटरेशन में बी डिफाइंड एज, एलिटरेशन क्या डिफाइन क्या होगा, मतलब क्या इसकी परिभाषा होगी। तो एलिटरेशन ऑप्शन है ए लिटरेरी जेनर, ऑप्शन ए है एलिटरेशन की डिफाइन किया जा सकता है ए लिटरेरी जेनर की तरह, या रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन। तीसरा है ए रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के सीक्वेंस में मतलब तारतम्यता के साथ में साउंड की रिपीटेशन। और चौथा है लिटरेरी एपिट्यूड, तो इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले एलिटरेशन की हम आप लोगों को परिभाषा बताते हैं। परिभाषा है एलिटरेशन की कि एलिटरेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियली साउंड यूजुअली बिफोर स्ट्रेस सिलेबल्स, मतलब सीक्वेंस में इसमें रिपीट होती है आवाज, और इनिशियली मतलब प्राथमिक साउंड, और स्ट्रेस सिलेबस मतलब स्ट्रेस सिलेबस के पहले, मतलब जहां पे जोर दे के कहा जाएगा उससे पहले ही आवाज जो है सीक्वेंस में जो है
रिपीट होंगे शब्द, जैसे फुल फैथम 5 थाई फर्दर लाई, जिसमें एफ जो है बार बार रिपीट हुआ है। फुल फैथम 5 थाई फैदर लाइज। अब फुल मतलब स्ट्रेट से पहले देखो सिंपल अनस्ट्रेट आया है, फुल फैथम 5 फादर लाइज। दूसरा एग्जांपल, सैली सेल्स सी सेल्स, सैली SALLY, सैली सेल्स सी सेल्स बाई दी सी शोर, बाई दी सी शोर। नेक्स्ट एग्जांपल, रेस्कल्स एंड रेग्यूज रन ए रेस राउंड एंड राउंड दी रस्ट रॉक। तो ये एलिट्रेशन, तो इसमें सही ऑप्शन जो आया है तीसरा वाला है, ए रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मतलब रिपीटेशन तो होता है लेकिन सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस शब्द याद रखना। ऑप्शन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड, मतलब कौन सा इसमें शब्द पर्सोनिफाइड है। अब ये भी एग्जांपल, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। आप लोगों ने सुना होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल देने से पहले डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच lifeless objects and abstract ideas are thought of as person having life। पर्सोनिफिकेशन में इतना होता है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मतलब निर्जीव वस्तुओं को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, निर्जीव वस्तुओं को और भाववाचक विचारों को आर थॉट ऑफ ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे वो लिविंग हैविंग लाइफ, उनके पास जीवन, उनके पास जीवन हो, ऐसे जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब देखो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जो है अब क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन फिर भी उसको ऐसे बताया दरवाजा खटखटाना जैसे सजीव की तरह। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर चिंता बैठ गई। अब कैसे बैठ जाएगी, कोई सजीव वस्तु हो तो बैठ जाए लेकिन दर्शाया सजीव की तरह गया। नेक्स्ट एग्जांपल, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु ने राजाओं पर अपने आईसी हैंड्स, लेज माने पसार दिए। नेक्स्ट, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, अथॉरिटी भूल जाती है एक डाइंग किंग, मरे हुए राजा को। लाइफ सारोज सिट एंड वीप, जीवन दुखी होता है, बैठता है और रोता है। लाइफ सारोज सिट एंड वीप। नेक्स्ट एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन का, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अरे महत्वाकांक्षा यूजफुल परिश्रम का मजाक ना बना। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। नेक्स्ट, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ द डाइंग मैन, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। नेक्स्ट है, मतलब ट्रूथ जो है बैठ गया, मरे हुए व्यक्ति के होठों पर बैठ जाता है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसी का ये। नेक्स्ट है, चैरिटी सफरेज लॉन्ग एंड इज काइंड, चैरिटी जो है सफर करेगा लंबा और दया है, एंड इज काइंड और दयालु होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्री क्यूक्ड विद फियर एज द वाइंड अप्रोच्ड, द ट्री क्यूक्ड विद फियर, भय के कारण वृक्ष क्यूक होने लगे, कांपने लगे, जैसे एज द वाइंड अप्रोच, जैसे हवा कांपती है, हवा के आने से कांपते हैं। नेक्स्ट, अब कैसे कांप सकते हैं वृक्ष, है ना, इस तरीके से निर्जीव को सजीव की तरह। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन हर, सूरज जो है उसके ऊपर मुस्कुराने लगा। तो ये जो है ये क्या है कि एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रांड एंड गे, प्राइड जो है गया आगे, उसके घोड़े पर बैठ गया, और ग्रांड एंड गे, तो ये है पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल।
लेकिन कह रहा है बट कम्थ बैक ऑन फुट एंड बैक सिट्स वे। तो ये लाइनें जो है पर्सोनिफिकेशन की है। तो इसमें जो पांचवा पूछ रहा था, इसमें पर्सोनिफाइड शब्द कौन है? रिवेंज एज एन इविल, रिवेंज एक बुराई की तरह, या थर्स्टी अर्थ प्यासी पृथ्वी, या स्विफ्ट एज ए वाइंड, एज ए वाइंड पृथ्वी वाइंड की तरह मतलब स्विफ्ट जल्दी हवा की तरह, ऑनेस्ट थीप ईमानदार थीप। तो ऑनेस्ट थीप ये तो ऑक्सीमोरन हो गया, चोर ईमानदार। रिवेंज एज इन एविल ये तो सिमली हो गया क्योंकि इसमें एज लाइक आया है। सही ऑप्शन है थर्स्टी अर्थ। अब पृथ्वी निर्जीव है लेकिन उसे प्यासी पृथ्वी बताया गया सजीव की तरह, तो यही पर क्या है? पर्सोनिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर ऑफ स्पीच विच consists in a the figure of speech which consists in the use of word which suggest the sense by the sound। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको सजेस्ट किया जाता है साउंड के सेंस में? अब ओनोमेटोपिया है, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल की पर्सोनिफिकेशन। तो ऑक्सीमोरन आप लोग जान चुके हो, ऑक्सीमोरन में होता है two opposite qualities are added to the same thing। एनोमेटोपिया भी आप लोग जान चुके हो, इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द साउंड सजेस्ट। तो यही वाला सही है। पर्सोनिफिकेशन अभी हमने आपको बताया है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ। और हाइपरबोल तो हमने पहले ही बताया था कि things are shown as greater or smaller, better or worse than they really are। तो जाहिर सी बात है ओनोमेटोपिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अभी अभी हमने बताया ये लाइनें किसकी हैं? पर्सोनिफिकेशन की हैं। ऑक्सीमोरन हो नहीं सकता क्योंकि डबल क्वालिटी कहाँ आई है? मेटाफॉर सिमली आया है। तो मेटाफॉर को देख लेते हैं। मेटाफॉर क्या कह रहा है? मेटाफॉर ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। मतलब दो वस्तुएं तुलना की जाती है और ट्रीटेड किया जाता है एक ही समय, एक ही समान। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, लेकिन जो तुलना करने के शब्द हैं एज लाइक सो, तुलना तो की जाती है दो वस्तुओं की, लेकिन जो शब्द हैं तुलना करने वाले उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री। नेक्स्ट, माई हार्ट इज ए लोनली हंटर दैट हंट्स ऑन ए लोनली हिल, माई हार्ट इज ए लोनली हंटर, मेरा हृदय जो है अकेला हंटर है, शिकारी है जो शिकार करता है अकेले हिल पर। माई हार्ट इज ए लोनली हंटर that hunts on a lonely hill. To camel is the ship of desert, the camel is the ship of desert, ये भी मेटाफोर है। Revenge is a kind of wild justice, ये जो है मेटाफोर। अभी एग्जांपल आया था, revenge is a kind of wild justice। नेक्स्ट है, the news was a dagger to his heart, the waves thundered on the shore। तो ये क्या है सब? The waves thundered on the shore, ये क्या है सब? ये मेटाफोर है। अब इसमें दिया है मिक्स्ड मेटाफोर क्या होता है? मिक्स्ड मतलब मिक्स क्या होता है? रूपक अलंकार। तो टर्म्स ऑफ कंपैरिजन चेंज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फैक्ट ए ह्यूमरस पर्पज, मतलब तुलना जो है बहुत अजीब तरीके से बदल जाती है। मतलब सुंदरता की तुलना सुंदरता से नहीं, मतलब हंसी के लिए की जाए क्रूरता से, तब फिर वो हो जाता है मिक्स्ड मेटाफोर। जैसे आई स्मेल ए रेड हेयर, मैं महक रहा हूं चूहा यहाँ। तो यहाँ महक की तुलना चूहे से तो गंदी होती है, लेकिन किया गया है आई हैव निप्ड
इट इन दी बड, मैं उसे निप्ट कर दूंगा शुरुआत में ही। तो ये ऐसे आएंगे मिक्स्ड मेटाफॉर। आई स्मेल ए रेड हेयर, आई हैव निप्ड इट इन दी बड। तो ये तो है मेटाफॉर हुआ। सिमली क्या होता है? सिमली में ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, एन explicit comparison is made between two essentially unlike things. Two essentially unlike things. Simile contains words of comparison like as or so. इस फिगर ऑफ स्पीच में दो वस्तुओं के मध्य में दो एसेंशियली अनलाइक मतलब अनलाइक वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन तुलना की जाती है। और ये शब्दों को जो कंपैरिजन वाले तुलना वाले शब्द हैं वो लाइक एज सो से इनमें यूज किए जाते हैं। जैसे थाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड डवेल्ट अपार्ट, ये क्या है? सिमली है। नेक्स्ट है थाउ हैडेस्ट ए वॉइस व्होज साउंड वाज लाइक द सी, थाउ हैडेस्ट ए वॉइस व्होज साउंड वाज लाइक द सी, लाइक आया। नेक्स्ट है माय लव इज लाइक ए रेड रोज। नेक्स्ट एग्जांपल द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल, एज द आया, ये है एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट है लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन ए टेबल। नेक्स्ट है सी फ्लोट्स लाइक ए लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। नेक्स्ट एग्जांपल द एसेरियन केम डाउन लाइक ए वॉल्फ ऑन द फोल्ड, द एसाइरियन केम डाउन लाइक ए वॉल्फ ऑन द फोल्ड। तो ये क्या है? ये सिमली के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। तो इस तरीके से सिमली और मेटाफॉर पर्सोनी ऑक्सीमोरन हम बता ही चुके थे आप लोगों को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसमें जो है लेट नॉट पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। मतलब जुनून जोश की आग में वो अंधा हो गया, जुनून की आग। अब इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि जुनून आग की तरह जुनून, सीधे सीधे एज सो लाइक नहीं पसंद यूज किया गया। तो द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, जुनून की आग ने उसे अंधा कर दिया। ये नहीं कह रहा है कि जुनून की तरह आग जो थी वो उसने उसे अंधा कर दिया। तो इसमें क्या होगा? जहां पे कंपैरिजन वर्ड्स यूज नहीं होते हैं वहां पे होता है मेटाफॉर। सिमली भी नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं होगा क्योंकि इनकी डिफिनेशन दे चुके हैं, ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट्स आइडियाज आर पुट टुगेदर। अभी नहीं बताया, टू अपोजिट्स आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हेन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स द फिगर ऑफ स्पीच। निर्जीव वस्तुएं सजीव की तरह जब प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? तो हमने अभी बताया था लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं, भाववाचक विचार होते हैं, जब सजीव की तरह प्रस्तुत किए जाएं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसमें ना तो हाइपरबोल होगा, ना तो एपोस्ट्रोफी होगा, ना ऑक्सीमोरन होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, authority forgets a dying king, life sorrows sit and weep, let not ambition mock their youthful toil, truth sits upon the lips of dying man, charity suffereth long and is kind। तो ये एग्जाम्पल हमने दिए थे। एक एग्जाम्पल और था the sun smiled down on her। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट the statement namely they were swifter than eagles and stronger than lions contains figure of speech called। मतलब कह रहा है स्टेटमेंट क्या है कि वे स्विफ्टर देन एगल्स मतलब देवदूतों से भी ज्यादा तेज भागेंगे, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत हैं किससे ज्यादा? लायन।
तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? जान जाइएगा, हाइपरबोल होगा। जब अपने बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, मतलब या तो ग्रेटर दिखाया जाए तो स्मॉलर दिखाया जाए, बेटर दिखाया जाए तो वर्स, रियलिटी वास्तविकता से। अब कोई कितना भी मजबूत हो, शेर शेर होता है, कोई कितना भी मजबूत हो, देवदूतों की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है? ना तो ऑक्सीमोरन है, ना तो ओनोमेटोपिया है, ना पर्सोनिफिकेशन है, क्या है? हाइपरबोल। नेक्स्ट 12वां, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। अब लाइन आगे दी गई है, इवन दिस लास्ट नाइट एंड 2 nights more आई ले एंड कुड विन थी स्लीप बाय एनी स्ट्रेंथ। इवन दिस लास्ट नाइट, अरे पिछली कुछ इस तरीके से रात, और 2 nights more, 2 रातें और, आई ले मैं लेटा, एंड कुड विन जीत ना सका थी मैंने तुम्हें, स्लीप अरे निदिया, बाई एनी स्टील तुझे खरीद लिया जाए। तो स्लीप को जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह और एब्सेंट वस्तुओं को बिल्कुल प्रत्यक्ष तरीके सामने उपस्थित हो ऐसे प्रस्तुत किया जाए तो फिर होता है एपोस्ट्रोफी। ना तो ओनोमेटोपिया होता है, ना तो ऑक्सीमोरन होता है, ना ही पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अभी अभी हमने बताया एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड। फिगर ऑफ स्पीच कभी कभी क्या कहा जाता है? तो कभी कभी इसको कहते हैं हिटोरिक। ना तो इसे प्रोसडी कहा जाएगा, ना तो सिंटेक्स कहा जाएगा। कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच को हिटोरिक भी कहते हैं, ना तो यूसेज कहा जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा इस तरीके से है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ideas in order to produce a greater effect. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Next example, तो figure of speech is sometimes called rhetoric. Next है smile, say simile, metaphor, personification and apostrophe. Figure of speech which are based on simile, metaphor, personification, apostrophe. ये अलंकार किस पर आधारित हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर, एसोसिएशन पर, रिसेम्बलेंस पर या कॉन्स्ट्रक्शन पर। तो कॉन्ट्रैक्ट पर तो है नहीं, विरोधाभास वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। एसोसिएशन पे भी नहीं है, रिसेम्बल्स पर है, मतलब एक जैसे। सिमिली में भी एक जैसा दिखाया जाता है, कोशिश की जाती है कंपैरिजन की। मेटाफोर को भी, पर्सोनिफिकेशन में भी दिखाया जाता है सजीव को सजीव की तरह निर्जीव को, और एपोस्ट्रोफी भी दिखाया जाता है अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष की तरह। तो किस पर है? रिसेम्बलेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीथेसिस एंड एपिग्राम आर सच फिगर्स आर बेस्ड ऑन। एंटीथेसिस और एपिग्राम, एंटीथेसिस एंड एपिग्राम, ये फिगर ऑफ स्पीच किस पर है? तो पहले एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा देख लेते हैं। एंटीथेसिस, ANTITHESIS क्या होता है? कह रहा है दी juxtaposition of opposing or contrasting ideas in a sentence। मतलब एक वाक्य में juxtaposition of opposing, मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिंग, विरोध विचार प्रस्तुत किए जाएं तो फिर उसे एंटीथेसिस कहते हैं। जैसे मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। देखो एक ही तरीके से, मतलब क्लॉज हैव अपोजिट आइडिया, विचार जो है अपोजिट आए। अब ऑक्सीमोरन में क्या होता था? क्वालिटी अपोजिट आती थी, लेकिन इसमें विचार अपोजिट। मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। तो दूसरा एग्जांपल इसका है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। भूल करना मानवीय है और टू फॉरगिव, अब भूल करना और माफ करना, ये क्या है? अपोजिट विचार एक साथ, टू फॉरगिव डिवाइन। नेक्स्ट है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन।
बोलना सिल्वर है लेकिन चुप रहना गोल्डन है। मैनी आर कॉल्ड, कई बुलाए जाते हैं, बट फ्यू आर चूजन, उनमें से कुछ ही चुने जाते हैं। गिव एवरी मैन थाई ईयर, तुम हमें अपने कान दे दो, बट फ्यू थाई वॉइस, लेकिन कुछ तुम्हारी आवाज भी चाहिए। तो ये क्या है? एंटीथेसिस। और दूसरा जो आया है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम होता है ए ब्रीफ पेंटेड सेइंग, ए ब्रीफ पेंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज, मतलब विरोधाभास वाले विचार जो बहुत ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग कहे जाते हैं बार बार, विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, उत्तेजित आश्चर्य के साथ में और ध्यान को खींचने के उद्देश्य से एक एंटीथेटिकल आइडियाज को बार बार कहा जाता है। संक्षिप्त जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब देखो विरोध है, मतलब पिता पुत्र कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त बात कही जाती है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये एपिग्राम है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, मतलब मूर्ख वहां दौड़ जाते हैं जहां देवदूत भी भय के कारण नहीं बढ़ते। आर्ट लाइज इन कैंसलिंग आर्ट, मतलब कला जो है लेटी हुई जहां कुछ भी कला नहीं है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, जितना अधिक जल्दी करोगे उतनी कम स्पीड होगी। नो थिन हाई सेल्फ, तुम्हें जानो, परज्यूम नॉट गॉड टू स्केन, ईश्वर को जानने की कोशिश ना कर। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज माइंड, कितनी अच्छी बात है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब एंटीथेटिकल आइडियाज को प्रॉपर एक उचित अध्ययन मानवता का ही, यही तो मानव है। ए मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज, एक आदमी कभी भी केयरफुल नहीं हो सकता हिज अपने दुश्मनों की चॉइस के लिए। A man cannot be too careful in the choice of his enemies. Next, in the midst of life, we are in death. Art lies in cancelling art. It is a wise father, but knows his own child. वह चतुर पिता है लेकिन जानता है अपने बच्चे को। Boys will be boys, लड़के लड़के होंगे। ये सब क्या है? एपिग्राम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he makes no friend, वो मित्र कोई नहीं बना सकता। who never made a foe, लेकिन कभी भी दुश्मन भी नहीं बना सकता। the fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool, वे लोग मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, लेकिन वो विद्वान हैं जो सोचते हैं कि वो मूर्ख हैं। तो ये सब क्या है? ये एपिग्राम है। एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ रीडिंग, ये भी एक एग्जांपल है एपिग्राम की। तो क्वेश्चन ये कह रहा था एंटीथेसिस और एपिग्राम किस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं? कॉन्ट्रैक्ट पर, रिसेम्बलेंस पर, या एसोसिएशन पर, या कॉन्स्ट्रक्शन पर? तो रिसेम्बल पर है ही नहीं, क्योंकि रिसेम्बल पर सिंपली मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। क्यों? क्योंकि इनमें विरोध होता है, अभी नहीं, अपोजिट गुण आते हैं एंटीथेसिस में भी और एपिग्राम में भी। अंतर ये होता है कि इसमें एंटीथेटिकल आइडियाज जो होते हैं परिचित फ्रैंकली जल्दी से कहे जाते हैं। एंटीथेसिस में विचारों को न्यायप्रिय बना के अपोजिट विचारों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है फिगर बेस्ड ऑन एसोसिएशन आर, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जो एसोसिएशन पर बेस्ड है। तो सिमिली और मेटाफॉर, ये तो रिसेम्बल पर, दिखावे पर। और मेटोनिमी एंड सिनेक्डोज, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। और डी वाला एंटीथेसिस और एपिग्राम है, ये तो अभी हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट्स पर। मेटोनिमी और सिनेक्डोज की परिभाषा देखेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिएगा, मेटोनिमी क्या है? इन मेटोनिमी लिटरेली ए चेंज ऑफ नेम, साहित्यिक रूप से इसका नाम चेंज है। ए मेटोनिमी an object is designated by the name of something which is generally associated with it, जैसे crown for royalty, lab coats for scientists, the bench for the judge,
द हाउस फॉर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द लिबरल फॉर सक्सेस। तो मतलब मेटोनमी का मतलब ये होता है कि चेंज एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु का नाम ही चेंज होता है और डिजाइन किया जाता है किसी ऐसी वस्तु से जो जनरली एसोसिएटेड उसके साथ में हो। जैसे क्राउन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्राउन का उद्देश्य क्या है? रॉयल्टी के लिए। लैब कोट्स का मतलब वो वैज्ञानिकों के लिए। लैब कोट्स किसके? मतलब वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक ना कह के लैब कोट्स है तो इसका मतलब वैज्ञानिक है। अब ताज उसके सर पर है, इसका मतलब ताजशाही, रॉयल्टी। बेंच का मतलब जज, बेंच का मतलब जज। तो बात घुमा फिरा के कही जाए, ऑब्जेक्ट डिजाइन किया जाए कुछ दूसरी वस्तु से, तो फिर वो क्या होगा? मेटोनमी। तो इसमें एसोसिएशन ही पूछ रहा है, तो मेटोनमी और सिनेक्डोट ही एसोसिएशन पर आधारित है। एग्जाम्पल कुछ इसके देख लेते हैं, जैसे द व्हाइट हाउस सेड ए हाउस कैन नॉट स्पीक। अब कह रहा है कि व्हाइट हाउस सेड, तो इसमें बात घुमा फिरा के की गई। कहा किसके लिए कहा जा रहा है? राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि व्हाइट हाउस तो कह नहीं सकता, घर कभी कुछ कह सकता है, लेकिन कह रहा है कि व्हाइट हाउस सेड, तो इसका मतलब घर बोल नहीं सकता, लेकिन कहा जा रहा है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति ने ऐसा कहा। घुमा फिरा के जब बात की जाए तो मेटोनिमी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉन्क्रीट वर्ड्स में रिप्लेस एब्स्ट्रैक्शन, जैसे पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये भी मेटोनिमी है, मजबूत होता है स्वॉर्ड से। तो इसका पेन और तलवार से मतलब थोड़ा है। पेन जो है ज्ञानी लोगों का मतलब है और स्वॉर्ड मतलब बलवान लोगों से मतलब है। घुमा फिरा के बात की जाए, नाम में भी आ जाता है कभी कभी। नेम ऑफ एन आर्टिस्ट में सब्स्टिट्यूट दिस वर्क, नाम यूज किया, जैसे ही वी हैव रीड शेक्सपियर, तो इसका मतलब वी हैव रीड शेक्सपियर मतलब कलाकारों की हमने मतलब साहित्य को मैं पढ़ता हूं। और कभी कभी कारण भी गुणों से, जैसे सी इज ए नॉक आउट, तो इस तरीके से भी मेटोनिमी इसमें भी है। अगला एग्जांपल है द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनवेरिएट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है सेफ्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, है ना। तो इस तरीके से मेटोनिमी ये हो गया। अब इसमें एक आया था सिनेक्डोच। सिनेक्डोच क्या होता है? सिनेक्डोक a part is used to designate the whole or the whole to designate a part, मतलब या तो एक पार्ट, मतलब ये प्रयोग किया जाता है डिजाइन मतलब दिखाने के लिए संपूर्ण पार्ट को या उसके थोड़े पार्ट को डिजाइन किया। जैसे एबीसी को अल्फाबेट, मतलब एबीसी कहा जाए कि उसको एबीसी तक नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? तीन ही अक्षर नहीं आते हैं, उसका मतलब होता है अल्फाबेट। तो ये एसोसिएशन है। न्यू सेट ऑफ व्हील्स, न्यू सेट ऑफ व्हील्स का मतलब होता है 9/11। तो ऐसे जब प्रयोग किए जाए तो फिर होता है सिनेक्डो। जैसे गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, यहाँ के मतलब है फूड का। दो मुझे यह दिन हमारे डेली ब्रेड के लिए, तो डेली ब्रेड का मतलब रोटी देने मतलब भोजन, ब्रेड का मतलब भोजन। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, कई मुख हैं उसके पास खिलाने के लिए। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कितना आसान होता है लेटना सर पर जो क्राउन पहने हैं। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब जो खूब उच्च दिमाग हैं भारत में वो भी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। तो बेस्ट ब्रेन्स का मतलब क्या है? बहुत पावरफुल लोग। तो ये मेटोनिमी और सिनेक्डोच ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच एसोसिएशन पर आधारित हैं। बहुत ही बारीकी से इनको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीथेसिस और एपिग्राम भी बताया क्या अंतर होता है अभी पिछले ही बार में, और मेटोनिमी और सिनेक्डोच। तो एसोसिएशन पर कौन है? मेटोनिमी और सिनेक्डोच। सिमिली और मेटाफॉर रिसेम्बलेंस पर आधारित है, और एंटीथेसिस और एपिग्राम ये कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। मेटोनिमी और एसोसिएशन। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में अंतर देखिएगा। इसमें एक ऑप्शन आया है क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है?
ये एक विचारों के क्रम का एक अरेंजमेंट क्लाइमेक्स होता है, और विचारों के क्रम में अरेंजमेंट किया जाएगा इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए, जैसे सिंपल, इरेक्ट, शिवेर, अस्टियर, सब लाइन बढ़ते हुए। इंक्रीज मतलब ऐसी क्वालिटी बताई जाएगी, ऐसे विचार बताए जाएंगे, पहले सिंपल, फिर इरेक्ट बनोगे, फिर सिवियर, फिर अस्टियर, फिर सब लाइन बन जाओगे। जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्यूर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं विजय हुआ। तो ये क्या है? क्लाइमैक्स। तो ये इंक्रीज है, पर विचारों का क्रम ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। अगला एग्जांपल, टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लिवेल ए क्राइम, टू स्लेंडर ए सिन। मैंने गॉसिप एक गुण, फॉल्ट है, टू लिवेल किया, फिर क्राइम किया, और फिर स्लेंडर हो गए, फिर ये पाप हो गया। तो ये क्लाइमैक्स है। अब एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? इसमें विचार जो है उतरते हुए होते हैं, इसमें क्लाइमैक्स में इंक्रीजिंग, और इसमें एंटी क्लाइमैक्स में, मतलब एंटी क्लाइमैक्स में जो विचार होते हैं वो डिक्रीजिंग के तरीके से, जैसे ए सडन डिजेट, गिरते हुए, फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब ऊंचे से नीचे के लिए, और उसमें नीचे से ऊपर जाता था क्लाइमैक्स में। इट इज चीफली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सैटायर और रिडिक्यूल। और ये एंटी क्लाइमैक्स अधिकतर जो है किसके लिए यूज किया जाता है? ए सैटायर, व्यंग करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड ए सीलिंग ए डे, मतलब सोल्जर जो है लड़ते हैं ग्लोरी के लिए, तो ये तो हाई क्वालिटी हो गई। फिर आगे कह दिया एंड ए सीलिंग ए डे, और एक दिन के लिए, एक सीलिंग के लिए लड़ते हैं। तो पहले ग्लोरी तो बढ़िया बताई, अब जब ग्लोरी आ गई तो फिर सीलिंग एक सिक्के के लिए लड़ेंगे, तो फिर नीचे गिरता चला गया क्वालिटी। तो ऐसा होता है एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, एंड थाऊ डैलोजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। तो इसमें जो है डलहौजी आया, फिर ग्रेट गॉड ऑफ वॉर आया, तो इस तरीके से गिरते हुए पद चले गए। ये एंटी क्लाइमैक्स होता है। तो कह रहा है कि ये क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स ये आधारित किस पर होते हैं? कॉन्स्ट्रक्शन पर, मतलब ये निर्माण पर। अब मतलब लोअर से हाई, तो क्लाइमैक्स निर्माण ही तो है, और हायर से लोअर एंटी क्लाइमैक्स, तो ये कॉन्स्ट्रक्शन पर आधारित होते हैं। तो इसमें पूछ रहा था एसोसिएशन, तो हो गया ये मेटोनमी एंड स्नेक डोज। अगला है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स किस फिगर ऑफ स्पीच किस पर डिपेंडिंग होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट पर तो हमने बताए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर विरोधाभास वाले जो थे वो एंटीथेसिस और एपिग्राम तरीके हैं। एसोसिएशन वाले जो अभी हमने आपको बताया है मेटोनमी और स्नेक डोज हैं। रिसेम्बलर वाले अभी हमने बताया था असेंबली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी हैं। और क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स अभी हमने बताया कॉन्स्ट्रक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19वां, आई सी ए लिली ऑन थाइब्रो फेल विद एंग्यूस, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मैं देखता हूँ लिली, अब देखो देखता हूँ लिली तुम्हारी भवों पर कुमुदनी देखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी भवें कुमुदनी के समान। इसमें कंपैरिजन वर्ड्स यूज नहीं है, तो ना सिंपली होगा ना हाइपरबोल होगा, क्या? मेटाफॉर। विच फिगर इज स्पीच अपोजिट ऑफ हाइपरबोल? हाइपरबोल का अपोजिट क्या है? तो हाइपरबोल का अपोजिट है लाइटोटस। क्या है? लाइटोटस। अब तुम लोग कह रहे होंगे लाइटोटस क्या है? तो लाइटोटस जो है, लाइटोटस होता है एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाई negation of the opposite, the effect being it suggests a strong expression by means of a weaker. लाइटोटेस, इसमें क्या होता है? हाइपरबोल में या तो अच्छाई दिखाई जाती है या तो बुराई दिखाई जाती है बढ़ चढ़ के, लेकिन इसमें कह रहा है कि अफर्मेटिव इज कॉन्वेड बाई नेगेशन ऑफ द अपोजिट, मतलब विरोधाभास के निगेशन के द्वारा अफर्मेटिव उसे प्रभावशाली बनाया जाता है, सकारात्मक बनाया जाता है। द इफेक्ट बीइंग इज सजेस्ट, और ऐसा प्रभाव सजेस्ट किया जाता है ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, मतलब कमजोर गुणों से एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की जाती है। उसमें या तो कम या ज्यादा हाइपरबोल में होता है, लेकिन इसमें कमजोर से
स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन, मैं किसी भी साधन का नागरिक नहीं हूं, अर्थात मैं किसी साधन के बहाने नहीं हूं। तो यहाँ पे एक सेलिब्रेटेड किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, द मैन इज नो फूल, आदमी कोई मूर्ख नहीं होता है, अर्थात वेरी क्लेवर। बात बहुत सिंपल है लेकिन मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, मैं कमजोर, लिटिल सरप्राइज नहीं हूं। देखो विरोधाभास है, लिटिल सरप्राइज, थोड़ा बहुत सरप्राइज नहीं हूं। और कहा किसके लिए जा रहा है? ग्रेटली सरप्राइज के लिए। और इसमें आई नो फूल, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, और कहना क्या चाह रहा है? मैं क्लेवर हूं। तो इसका विरोधाभास ये होता है लाइटोटेस, और ये हाइपरबोल लाइटोटेस का। उसमें नीचा दिखाया जाता है तो नीचा ही दिखाया जाता है, ऊपर ही ऊपर जो बात कही जाती है उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। लेकिन लाइटोटेस में क्या होता है, जो बात कही जाती है उसका अर्थ हाईएस्ट मतलब अच्छाई के लिए होता है। कहीं बात बुरी जाएगी, जैसे अब बताया जा रहा है मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन हाई क्वालिटी क्या है? क्लेवर। तो ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 21, ही दैट लॉस्ट हिज लाइफ शैल सेव इट, फिगर ऑफ स्पीच, मतलब वह जिसने अपना जीवन खोया इसे सेव करेगा। अब इसमें पन होगा कि लाइटोटेस होगा कि मेटाफॉर होगा कि पैराडॉक्स होगा? तो मेटाफॉर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी तुलना नहीं है। लाइटोटेस नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई वीकर चीज से कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं जमा रहा है। पैराडॉक्स और पन की परिभाषा हम लोग अभी आपको बताएंगे। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स, दिस फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीटली contradicts itself in the same sentence, मतलब सेम सेंटेंस में पूर्ण रूप से विरोधाभास होता है। फेमस कोटेशन दैट इलिस्ट्रेट, फेमस कोटेशन जो वर्णित किए गए हैं, दिस फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 में। जैसे वार इज पीस, शांति, युद्ध शांति है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, मतलब विरोधाभास किया जाएगा एक ही सेंटेंस में और कंप्लीटली विरोधाभास। जैसे वार इज पीस, युद्ध कभी शांत हो सकता है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, अज्ञानता कभी ताकत हो सकती है, फ्रीडम इज स्लेवरी, आजादी ही रास्ता है। तो इस तरीके के पैराडॉक्स कहलाता है। विरोध है लेकिन विरोध कैसा है? वार पीस अपोजिट है, लेकिन कह रहा है वार इज पीस, वो युद्ध ही, जब मतलब अपोजिट वर्डों को ही एक दूसरे का एक मान लिया, जैसे बुद्धिमानी ही मूर्खता है या मूर्खता ही बुद्धिमानी है, तो ये होगा पैराडॉक्स। और पन क्या होता है? पन होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब उसमें जो है अपोजिट वर्ड को एक ही सेम सेंटेंस में यूज किया जाता है स्वयं विरोध जताने के लिए, है ना। लेकिन पन में क्या होता है? PUN, पन में एक या दो शब्द, दो या दो से अधिक विभिन्न अर्थों में एक ही वर्ड जब यूज किया जाता है, मतलब एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थों में, विभिन्न अर्थों में यूज किया जाए तो वो होता है पन। Them befits the situation and creates poetic beauty in the expression, और इसमें पोएटिक ब्यूटी भी दी जाए एक्सप्रेशन के लिए। जैसे जब एग्जाम्पल जैसे है, जब मार्किसो का सर कट जाता है और वह जानता है कि ही इज डाइंग, वह मरने वाला है। रोमियो और जूलियट में जो नहीं सर विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जो उनका निबंध वो प्ले है, तो मार्किसो का जब सर कट जाता है तो जानता है कि वो मरने वाला है, तब वो कहता है कि आस्क फॉर मी टुमारो, मुझे कल के लिए बताओ, एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, मुझे कल क्या होगा बताओ और तुम पाओगे मुझे एक गंभीर आदमी के तौर पर। तो ग्रेव मीन्स यहाँ सीरियस, और यही याद दिलाता है ग्रेव फॉर डेड, मृत्यु के लिए, है ना। तो ग्रेव का अर्थ जो है, अब एक आया है ग्रेव मीन्स गंभीर है, तो कह रहा है कि तुम मुझे पाओगे ग्रेव मैन, मतलब तुम मुझे गंभीर भी मानोगे, और ग्रेव माने होता है कब्र, कब्र में भी पाओगे, और मैं गंभीर आदमी हूँ, कल तुम हमारी वैल्यू जानोगे। तो जब एक शब्द दो अर्थों में प्रयोग हो तब वहां पे पन होता है। और भी एग्जाम्पल जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जिंदगी जीने योग्य है? तो इसका मतलब क्या है? लीवर पर, इसका मतलब
ये जो सेंटेंस जो है लीवर के लिए कह रहा है, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है। अगला एग्जांपल, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो ये तो है पन, तो कह रहा है ही दैट लॉस्ट हिज लाइफ शैल सेव इट, मतलब वह जो अपना जीवन खो चुका है उसने उसे बचाएगा। फिगर ऑफ स्पीच, तो पैराडॉक्स ही तो ये है, वार इज पीस, जो शांति अपोजिट है, जब वो खो चुका है अपना जीवन तब वो कैसे उसे बचा लेगा, तो फिर इसका मतलब पैराडॉक्स इसमें। 22वां क्वेश्चन, विच फिगर इज आल्सो नोज एज हिस्टोरिकल क्वेश्चन। हिस्टोरिकल क्वेश्चन के लिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जाना जाता है, तो लाइटोटेस, तो आप जानते हो विरोधाभास के लिए लाइटोटेस, आप जानते हो कि कमजोर चीज से स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए। सिनोक्डोच, आप जान ही चुके हो कि सिनोक्डोच क्या होता है, किसके लिए, मतलब पूरे भाग के लिए छोटी डिजाइन, छोटे पार्ट को यूज किया जाता है, जैसे अल्फाबेट के लिए एबीसी, नए सेट पहियों के लिए कार के 90/11 के लिए, तो इस तरीके से ये हो गया सिनेक्डोच। इंट्रोगेशन, तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये सही होगा। और पैराडॉक्स तो अभी अभी ने बताया, पैराडॉक्स क्या है, जब किसी दो कॉन्ट्रडिक्स स्वयं एक ही सेंटेंस में दो पूर्ण रूप से विरोधी शब्द यूज हो, तो इंट्रोगेशन, ये एक बार देख लेते हैं। इंट्रोगेशन और हिस्टोरिकल क्वेश्चन एक ही बात है, ये एक ही फिगर ऑफ स्पीच है। द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, मतलब एक ऐसा सवाल पूछा जाता है और जो आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है, जो आंसर के लिए नहीं पूछा जाता लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ हिस्टोरिकल इफेक्ट, लेकिन ये हिस्टोरिकल इफेक्ट प्रभाव, एक दमदार प्रभाव के लिए। जैसे एम आई माई ब्रदर, माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूँ, रखवाला हूँ, तो क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, ये तो तुम जानो ना, इसका आंसर दूसरा कैसे कोई जान सकता है। क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आंसर के लिए नहीं। कैन स्टोरी अर्न और एनिमेटेड बस्ट, क्या मैं स्टोरी अर्न हूँ या एनिमेटेड बस्ट हूँ, ये तो तुम जानो। हु इज हीरो सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, इस तरीके से। 15वां देखो, कंट्री, तो इसमें जो होगा इंट्रोगेशन। 23वां क्वेश्चन, क्लाइमैक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज, क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जो किसको सिग्निफाइज करता है, तो क्लाइमैक्स ग्रीक वर्ड है और ये एक लैडर को, सीढ़ी को जो है सिग्निफाइड करता है। 24वां क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज, दूसरा नाम एंटी क्लाइमैक्स का है क्या, फैदोज है, पन है, क्लाइमैक्स है कि एंटीथेसिस है। तो एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम जो है वो बैथोज बताया जाता है, BATHOS, बैथोज बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड्स स्वरों की रिपीटेड होती है, तो एसोनेंस, मतलब एलिट्रेशन में जो है कॉन्सोनेंट की आवाज रिपीटेशन होती है, वो भी स्ट्रेस लेवल्स के पहले, लेकिन वोवेल्स की साउंड्स जो रिपीट होती है वो एसोनेंस में रिपीट होती है। किसमें, एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं, और स्वरों की साउंड जो है रिपीट होती है एसोनेंस में। जैसे बाइंड अप योर येलो हेयर, अब बाइंड अप, बाई आई जो है आ रही है, योर येलो हेयर, योर येलो हेयर आ रहा है। जैसे एंड टाई इट, अब आई है, इसकी आवाज टाई इट ऑन योर नेक। एंड सी यू लुक एज मेडन लाइक, या एज द डे दैट फर्स्ट वी मेट, है ना, साउंड एज ए आ रहा, द डे दैट फर्स्ट वी मीट, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27वां, टोटोलॉजी इज आल्सो, टाउटोलॉजी जाना जाता है क्या, प्लीनेज्म, क्या जाना जाता है, प्लीनेज्म जाना जाता है, PLEONAS, या पन या पोरोजडी या हिस्टोरिकल
तो टोटोलॉजी जो है वो जाना जाता है प्लीनेज्म। 28वां क्वेश्चन, ए ल्यूडी क्राउस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लाइमेक्स